आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने अपनी पिछली कक्षाओं में संख्याओं के विषय में अवश्य पढ़ा होगा। आपने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांकों के विषय में जान लिया होगा। तो बच्चों, जब भी हम कुछ वस्तुओं की गिनती करते हैं, उन संख्याओं को क्या कहा जाता है? जैसे यदि मेरे पास यहाँ मेरे हाथ में कुछ कंचे हैं, तो चलिए इन्हें गिनना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। मेरे पास यहाँ 5 कंचे हैं। यह संख्याएं जो मैंने गिनने में प्रयोग की हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं और इसे n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों, अब यदि मेरे हाथ में 4 कंचे हैं, 1, 2, 3, 4, और मैंने ये चारों कंचे एक थैली में डाल दिए हैं। 1, 2, 3, 4। तो अब मेरे हाथ में कितने कंचे बचे? जी हाँ, अब मेरे हाथ में कोई कंचा नहीं है, अर्थात यह 0 है। बच्चों, आप बताइए, क्या 0 प्राकृतिक संख्या होती है? जी हाँ, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती, लेकिन जब हम 0 को प्राकृतिक संख्याओं में मिला देते हैं, तब एक नए समूह का निर्माण होता है, जिसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं और इसे अंग्रेजी के अक्षर W के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों, अब बताइए, जब भी हमें विपरीत परिस्थितियों को दिखाना होता है, तो हम किन चिन्हों का प्रयोग करते हैं? विपरीत परिस्थितियां जैसे कि आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, इस प्रकार के लिए हम किन संख्याओं का प्रयोग करते हैं? इसके लिए हम ऋणात्मक चिन्ह या धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और ऐसी संख्याओं को ऋणात्मक संख्याएं या धनात्मक संख्याएं कहा जाता है। तो जब हम ऋणात्मक संख्याओं को, जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो अलग हैं, जब हम ऋणात्मक संख्याओं में पूर्ण संख्याओं को मिला देते हैं, तब एक नया ग्रुप बनता है, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। यह ग्रुप पूर्णांक कहलाता है, अर्थात पूर्णांक में पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित होती हैं। आइए अब इसे एक स्लाइड के द्वारा देखते हैं। यहां हम सेबों की गिनती कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मेरे पास यहाँ 7 सेब हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं और इसे n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब यहां हम एक उदाहरण देखते हैं। रोशनी के पास 2 चॉकलेट थी। आपको भी चॉकलेट पसंद है ना? रोशनी के पास 2 चॉकलेट थी, उसने दोनों चॉकलेट खा ली। तो अब उसके पास कितनी चॉकलेट बची? अब उसके पास कोई चॉकलेट नहीं बची, अर्थात 0 चॉकलेट। और 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती। जब मैंने 0 को प्राकृतिक संख्याओं में मिला दिया, तब एक नई संख्याओं का निर्माण हुआ, जिसे हमने पूर्ण संख्याएं कहा और जिसे हम बड़े W के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं का ही एक भाग हैं। इसी प्रकार विपरीत परिस्थितियों को दिखाने के लिए हम ऋणात्मक संख्याओं का प्रयोग करते हैं और जब ऋणात्मक संख्याओं को, आप देख पा रहे हैं, ऋणात्मक संख्याएं जब पूर्ण संख्याओं के साथ आकर मिल जाएंगी, तब इन्हें हम पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स कहते हैं और इसे Z के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों, आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भिन्न के बारे में भी अवश्य पढ़ा होगा। तो जैसे मेरे पास यहाँ एक वृत्त है, ये एक पीले रंग का वृत्त था, मैंने इसके 4 बराबर हिस्से कर दिए। तो इसका एक हिस्सा जो मैंने नीले रंग से रंग दिया है, यह इस पूरे वृत्त का क्या कहलाएगा? यह 1/4 कहलाएगा। तो बच्चों, अब बताइए, 1/4 किस प्रकार की संख्या है? क्या यह पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक है या पूर्णांक है? हाँ बच्चों, यह इन सब में से कोई भी संख्या नहीं है।
तो यह किस प्रकार के समूह में रखी जाएगी? तो आइए इसे हम स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। यहां पर हम एक उदाहरण लेते हैं। यहां पर एक किसान है जिसका नाम है रामा, और रामा अपनी भूमि का बंटवारा अपने 3 बेटों में करना चाहता है, जिनका नाम है रतन, मणि और हीरा। अब क्योंकि उसका बड़ा बेटा रतन उसकी बहुत सहायता करता है, बहुत हेल्प करता है, इसलिए वो ये चाहता है कि रतन को उसकी भूमि का आधा हिस्सा मिले, मणि को भूमि का आधे का 1/3 हिस्सा मिले और हीरा को आधे का 2/3 हिस्सा मिले। क्योंकि मणि उसकी कोई सहायता नहीं करता है, इसलिए वो चाहता है कि मणि को भूमि का कम टुकड़ा मिले। तो बच्चों, आधे का अर्थ क्या होता है? आधे का अर्थ होता है 2 में से 1 हिस्सा, यानी कि पूरी भूमि का आधा हिस्सा। इसी प्रकार आधे का 1/3, आधे का 1/3, यहां पर हम अंश की अंश से गुणा करेंगे, हर की हर से गुणा करेंगे, ये आप पिछली कक्षा में जान चुके हैं। 1/6, तो इसका अर्थ है मणि को मिलेगा 1/6 भाग। और इसी प्रकार हीरा को मिलेगा, क्योंकि हीरा को आधे के 3 हिस्सों में 2 के बराबर मिल रहा है, तो आधे का 2/3। अब यहां हम अंश की अंश से गुणा करेंगे और हर की हर से गुणा करेंगे, यानी कि हीरा को मिलेगा 2/6 भाग। तो ये जो संख्याएं हैं, ये किस प्रकार की संख्याएं हैं बच्चों? ये संख्याएं भिन्न नहीं हैं, और ये पूर्ण संख्या, प्राकृतिक और पूर्णांक किसी भी प्रकार की संख्या नहीं है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर p और q दोनों पूर्णांक हैं और q का मान 0 ना हो, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो अब हम लोगों ने एक नई संख्या के विषय में पढ़ लिया है, जो कि है परिमेय संख्या। अब आइए आगे एक और उदाहरण देखते हैं। तो बच्चों, आइए परिमेय संख्याओं का एक नया रूप उदाहरण के द्वारा देखते हैं। मुस्कान, रूही और मार्था 3 सहेलियां हैं। इनके पास 700 रुपए की राशि है और ये चाहती हैं कि इन्हें 700 रुपए बराबर बराबर मिल जाएं। तो ये क्या करेंगी? ये 700 रुपयों को 3 लोगों में विभाजित करेंगी। तो जब भी हम बराबर विभाजित करते हैं तो बच्चों हम भाग का उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ 700 को भाग देंगे 3 से। और बच्चों, आप जानते हैं कि भाग की संख्याओं को आप इस तरह लिखते होंगे पहले 700/3। तो ये अभी किस प्रकार की संख्या है? ये परिमेय संख्या का रूप है ना, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखी गई है। और ये भिन्न जो है पूर्ण संख्या, प्राकृतिक या पूर्णांक नहीं है, यह परिमेय संख्या कहलाएगी। अब आपने देख लिया होगा कि जितनी भी भिन्नें होती हैं वे परिमेय संख्या होती हैं। तो अब मेरा एक प्रश्न है, बताइए क्या सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हो सकती हैं? सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। देखिए, मेरे पास यहां पर एक बस और एक कार है। ये दोनों एक ही स्थिति पर खड़े हुए हैं। तो ये दोनों जिस स्थिति पर खड़े हुए हैं इसे हम 0 कहते हैं। 0 मैंने इसे मान लिया क्योंकि दोनों एक ही स्थान पर खड़े हैं। अब जो बस है वो 8/5 पश्चिम की दिशा में गई है और जो कार है वो हमारी 3/5 पूर्व की दिशा में गई है। तो देखिए, आपने इसे देख लिया होगा, बस गई है पश्चिम की दिशा में और कार गई है मेरी पूर्व की दिशा में 3/5 किलोमीटर। आइए इसे लिखकर देखते हैं। जो बस है वो पश्चिम दिशा में गई है और हमारी वो कितना गई है? 8/5 किलोमीटर। तो आपने पढ़ा होगा कि पूर्व के लिए हम धनात्मक संख्याएं लगाते हैं, पश्चिम के लिए हम ऋणात्मक संख्याएं लगाते हैं। तो इस दूरी को -8/5
किलोमीटर लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों की जो स्थिति है वो एक स्थान पर नहीं है, दोनों की स्थिति अलग अलग स्थान पर है। इसलिए हम दोनों को एक समान चिन्ह नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। अब हम कार की बात करें तो कार पूर्व की दिशा में गई है 3/5 किलोमीटर, तो इसके लिए धनात्मक का चिन्ह आएगा। अब बच्चों बताइए, जो ये बस माइनस की दिशा में अर्थात पश्चिम की दिशा में गई थी, जिसके लिए हमने ऋण चिन्ह लगाया है, तो क्या ये संख्या भिन्न है? क्या ऋणात्मक संख्याएं भिन्न हो सकती हैं? हाँ बच्चों, ऋणात्मक संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती, इसलिए सभी परिमेय संख्याएं हमारी भिन्न नहीं हो सकती, और भिन्न भी हमारी परिमेय संख्याओं का ही एक रूप है। अब आप देख रहे होंगे बच्चों कि P/Q जो कि हमारा परिमेय संख्या का रूप है, इसे हम भागफल या क्वोशिएंट भी कहते हैं, क्योंकि जब मैंने 3 सहेलियों में बराबर बराबर पैसे बांटे तो जो इनका भागफल आएगा वही तो इनका उत्तर होगा, उतनी ही तो राशि इन्हें प्राप्त होगी, और भागफल को हम क्वोशिएंट भी कहते हैं। इसलिए क्वोशिएंट का Q लेकर हम परिमेय संख्याओं को Q के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चलिए एक स्लाइड और देखते हैं। समुद्र तल के ऊपर की जो दूरी होगी हम उसे प्लस की संख्याओं के द्वारा, और समुद्र के नीचे की दूरी को हम ऋण चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब आप देखेंगे यहां पर एक संख्या रेखा है और यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही -1, -2, -3 इस प्रकार की संख्याएं लिखी गई हैं। तो 0 के दाईं तरफ की संख्याएं जो हैं वो धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि परिमेय संख्याएं इन संख्याओं के बीच में उपस्थित हैं, और इसी प्रकार 0 के बाईं तरफ की संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं कहलाएंगी। अब बच्चों एक प्रश्न आपके लिए, क्या 0 प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, पर आप ये बताइए क्या 0 धनात्मक है या फिर 0 ऋणात्मक है? 0 धनात्मक या ऋणात्मक किन संख्याओं में से है? हाँ बच्चों, 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। अब हम जानते हैं धनात्मक परिमेय संख्याओं और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के बारे में। तो बच्चों, जब किसी संख्या का अंश और हर दोनों ही या तो धनात्मक हो या फिर दोनों ही ऋणात्मक हो, दोनों पर ही ऋण चिन्ह लगा हो, तब हम ऐसी संख्याओं को धनात्मक परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। आप इसका उदाहरण यहां बोर्ड पर देख पा रहे हैं, -4/6, 5/6, या तो दोनों पर माइनस का चिन्ह है या दोनों पर ही कोई चिन्ह नहीं है। जब कोई चिन्ह नहीं होता उसे भी हम धनात्मक ही मानते हैं। अब बच्चों, यदि अंश और हर में दोनों के चिन्ह असमान हो, अर्थात या तो अंश आपका धनात्मक है और हर आपका ऋणात्मक है, या फिर दूसरी स्थिति में अंश आपका ऋणात्मक है और हर आपका धनात्मक है, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण रूप में -5/+8, -1/2, 2 पर यहां कोई चिन्ह नहीं है, इसका अर्थात यह प्लस है। इसी प्रकार 3/-5, 2/-9, इस प्रकार की संख्याएं आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आपने बच्चों ये जान लिया है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक सभी प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अब आप ये देखिए एक अभ्यास के तौर पर कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, और इसी प्रकार पूर्ण संख्याएं भी आपके पूर्णांकों के अंतर्गत आती हैं, और सभी पूर्णांक आपके परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बच्चों यहां पर एक छोटा सा आपके लिए अभ्यास है कि आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा दशमलव संख्याओं के बारे में। अब आप कहेंगे कि संख्या रेखा पर तो संख्याओं के बीच दशमलव की संख्याएं भी होती हैं, तो क्या दशमलव की संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं या नहीं होती? क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं कि
परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ये सभी संख्याएं आ जाती हैं और इनके बीच की संख्याएं भी आ जाती हैं। तो दशमलव की संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं या नहीं? जी हाँ, दशमलव की संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। हम इन्हें इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आइए इसे करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण किया है 1.5। तो 1.5 में आप जानते हैं दशमलव के बाद का जो स्थान है वह आपका 10वां स्थान है। तो जब भी आप दशमलव को हटाएंगे तो उसके नीचे आप 10 लगा देंगे, अर्थात 15/10। 1.5 को आप 15/10 लिख सकते हैं। तो 15/10 किस प्रकार की संख्या है? यह P/Q के रूप की संख्या है, इसलिए 1.5 आपका परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो सभी दशमलव संख्याएं, जैसे कि आप बोर्ड पर उदाहरण देख रहे हैं, 4.35 को भी हम P/Q के रूप में ले सकते हैं, 1.2 को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो दशमलव की सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं हो जाती हैं, बशर्ते कि ये जो संख्याएं हैं दशमलव की वो शांत हो। अब इसके बारे में आप थोड़ा और बड़ी कक्षा में जानेंगे। तो सभी शांत जो दशमलव संख्याएं होती हैं वे सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है, तो बताइए बच्चों, क्या -4, 5 और 0 परिमेय संख्या है या नहीं? क्योंकि -4 एक पूर्णांक है, 5 भी एक पूर्णांक है, 0 भी एक पूर्णांक है। तो क्या ये परिमेय संख्या है? यह यहाँ पर एक प्रश्न उठता है। तो चलिए इसे मैं आपको करके दिखाती हूँ कि ये परिमेय संख्या कैसे है। जैसे -4 है, तो -4 इसके हर में कुछ नहीं है, तो जिसके हर में कुछ नहीं होता हम वहां पर 1 ले सकते हैं। जिसके हर में कुछ नहीं है वहां 1 ले सकते हैं, और 1 लेने के बाद ये आपका P/Q के रूप में लिख गया है। अब मैं बात करती हूं 0 की। इसी प्रकार आप 5 को लिख सकते हैं, 5/1। इसी प्रकार आप 0 को लिख सकते हैं, लेकिन 0 के बटे में जरूरी नहीं है कि आप 1 ही लें। 0 को आप अलग अलग हरों के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 0/2, 0/3 और ऐसे ही अनगिनत रूप से आप इसे लिख सकते हैं। तो 0 का जो परिमेय संख्या का रूप है वो कोई एक नहीं है, आप उसे अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम समतुल्य परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो समतुल्य परिमेय संख्याओं के बारे में जानने से पहले हम ये जान लें कि समतुल्यता क्या होती है। तो बच्चों देखिए, मेरे पास यहां पर एक वृत्त है जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है। इसका एक भाग यहां पर रंगा हुआ है जो कि 1/4 है। अब बच्चों आप ये देखिए, मेरे पास एक दूसरा वृत्त है, उसका भी समान हिस्सा ही रंगा हुआ है। ये देखिए, समान हिस्सा उसका रंगा हुआ है, लेकिन अब ये क्योंकि 8 भागों में बटा हुआ है, इसलिए अब ये इसका प्रत्येक भाग 1/8, 1/8, 1/8 कहलाएगा। तो जो पीला रंगा हुआ भाग है वो इसमें 2/8 के बराबर है। तो इन दोनों को अगर मैं देखूं तो 1/4 और 2/8 दोनों बराबर आते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुलना करने पर दोनों समान हैं, इसलिए इन्हें समतुल्य कहा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मेरे एक वृत्त था मेरा, उसमें एक भाग 1/4 के बराबर था, और दूसरे वृत्त में क्योंकि मैंने उसके 8 टुकड़े किए हुए थे, तो ये यही समान जो हिस्सा है मेरा, ये क्योंकि ये भी 1/8, ये भी 1/8, दोनों मिलाकर हो गए 2/8। तो ये यही समान हिस्सा, वृत्त भी आपका समान है, जो शेडेड पार्ट है वो भी आपका समान है। तो यहाँ पर 1/4 2/8 के बराबर होगा। इसी प्रकार अगर आप इसी वृत्त के 12 टुकड़े कर दें तो उसके 3 टुकड़े आपके इन्हीं वृत्तों के शेडेड पार्ट के बराबर आएंगे। इसलिए ऐसी संख्याओं को हम समतुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो आइए बच्चों, अब इसे हम एक दूसरी स्लाइड के द्वारा देखते हैं। समतुल्यता के प्रगुण को, यहां पर एक आयत है, इस आयत का आधा भाग पीले रंग से रंगा हुआ है, तो इसे हम 1/2 कहेंगे। अभी मैंने इसी आयत के 4 बराबर हिस्से कर दिए और इसका प्रत्येक हिस्सा अब 1/4 के बराबर होगा, तो जो इसका नीला रंग है वह 2/4 कहलाएगा।
इसी आयत को 8 बराबर भागों में बांटने पर इसके आधे भाग को हम 4/8 कहेंगे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर मैं इसे तराजू में तोलूं तो जो 1/2 है वो आपका 2/4 के बराबर आएगा। इसी प्रकार 2/4 आपके 4/8 के बराबर होगा। तो तुलना में दोनों बराबर हैं, इसलिए इन्हें हम समतुल्य परिमेय संख्याएं कह सकते हैं और समतुल्य परिमेय संख्याएं अनगिनत स्तर तक जा सकती है। तो बच्चों, यदि हमें किसी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्याएं निकालनी हो तब हम क्या करते हैं? देखिए, यदि हमें किसी संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या निकालनी है तो हम किसी शून्येतर पूर्णांक से उसकी गुणा कर देते हैं। अब आप कहेंगे शून्येतर पूर्णांक क्या होता है? शून्येतर का अर्थ होता है शून्य से इतर, अर्थात शून्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि आपने किसी परिमेय संख्या की शून्य से गुणा कर दी तो देखिए उत्तर क्या प्राप्त होगा? 1 गुणा 0 0, 2 गुणा 0 0। तो ये किसी भी प्रकार की संख्या नहीं है, यह संख्या आपकी डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम 0 से गुणा नहीं कर सकते। तो जब भी हम किसी परिमेय संख्या को 0 को छोड़कर किसी भी पूर्णांक से गुणा करें तो जो हमें संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम समतुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो आइए मैं इसे एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाती हूं। जैसे यदि मुझे 4/5 की समतुल्य परिमेय संख्या निकालनी है, समतुल्य परिमेय संख्या निकालनी है तो आप 4/5 को किसी भी पूर्णांक से आप -2/-2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। अभी मैं यहां 2/2 से गुणा कर रही हूं, अंश की गुणा 2 से, हर की गुणा भी 2 से। तो यहां पर आपका 8/10। तो 8/10 4/5 का समतुल्य परिमेय संख्या है। अर्थात अगर मैंने तराजू में तोलूं तो 4/5 8/10 के बराबर आएगा। इसी प्रकार आप 3 से गुणा कर लीजिए, 4 से गुणा कर लीजिए, -5 से -5/-5 से गुणा कर लीजिए, लेकिन आप अंश और हर दोनों को ही समान संख्या से ही गुणा करेंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, आज हमने सीखा, हम आते हैं अपने निष्कर्ष पर कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर कहते हैं, जिसे हम बड़े Q के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। समान चिन्ह के अंश और हर वाली संख्याएं धनात्मक होती हैं। समान चिन्ह के अंश और हर अर्थात +4/+5 या फिर -4/-5, इनके समान चिन्ह है ना, तो ये संख्याएं आपकी धनात्मक कहलाती हैं। असमान चिन्ह के अंश और हर वाली संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। असमान जैसे ऊपर आपका अलग चिन्ह हो और नीचे आपका अलग चिन्ह हो, -4/+5 +1/-2, इस प्रकार की संख्याएं आपकी असमान चिन्ह वाली परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए इन्हें ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहते हैं। आगे हमने सीखा कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 का अर्थ है 1/1, -4 का अर्थ है -4/1, 0 का अर्थ है 0/1 या 0/2, या इस प्रकार से आगे भी चलता रहेगा। तो सभी पूर्णांक आपके परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। और अंश और हर को समान शून्येतर पूर्णांक से गुणा करने पर उसकी समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। समान शून्येतर पूर्णांक अर्थात शून्य से गुणा नहीं करनी है। तो आप जैसे कि एग्जाम्पल बताती हूं, 3/2 को मैं -3/-3 से गुणा करूं तो मेरा उत्तर प्राप्त होगा -9
-3 बटा -3 से गुणा करने पर मुझे उत्तर प्राप्त होगा -9 बटा -6। और ये जो आपकी -9 बटा -6 जो संख्या प्राप्त हुई है वो हमारी समतुल्य परिमेय संख्या है। तो चलिए बच्चों, अब हम असाइनमेंट पर आते हैं। आपका असाइनमेंट है और आप इसे बहुत जल्दी कर लेंगे। आपका पहला प्रश्न है असाइनमेंट का कि पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो बताइए कैसे लिखते थे हम पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में? हम उनके हर में 1 लगा देते हैं, तब वो संख्याएं आपकी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त हो जाती हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 9 बटा -11 की 5 समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखिए। तो बच्चों, समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखने के लिए हम क्या करते थे? हम अंश और हर को 0 को छोड़कर किसी भी पूर्णांक से गुणा कर देते हैं। जैसे मैं आपको इसका उदाहरण बताती हूँ, ये सवाल आप अपने आप ही करिएगा। जैसे -1 बटा 2 है, मैं इसकी गुणा 3 बटा 3 से कर दूं। अंश में भी 3 लेना है, हर में भी 3 लेना है, तो -3 बटा 6। तो -3 बटा 6 जो आपकी संख्या आई है वो -1 बटा 2 की समतुल्य है। इसी प्रकार आप 3 से, 4 से, 5 से, माइनस की संख्याओं से किसी से भी गुणा कर लीजिए, बस अंश और हर दोनों को आपको समान संख्या से ही गुणा करना है। आगे अगला प्रश्न है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं छांट कर लिखिए। ये तो आप चुटकी में ही कर लेंगे। आप देख रहे हैं ना, आपको याद है धनात्मक संख्याएं कौन सी थी? जिसके अंश और हर में दोनों में समान चिन्ह था, या तो ऋणात्मक चिन्ह हो या फिर धनात्मक चिन्ह हो। और ऋणात्मक संख्याएं कौन सी थी? जिसमें अंश और हर के असमान चिन्ह हो। तो आप इसे कर लेंगे ना छांट कर? मुझे पता है आप बहुत जल्दी कर लेंगे। अब अगला सवाल देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इन सवालों को देखकर आपको डरना नहीं है। 3 बटा 5 को आपको 15 बटा, यहाँ पर आपका रिक्त स्थान है, इसे भरना है। तो आपने देखा कि समतुल्य ये अगर बराबर हैं, बराबर का अर्थ है समतुल्य। इसका अर्थ है कि 3 की या 5 की 3 बटा 5 की गुणा किसी संख्या से हुई है। तो आप देखेंगे जब मैं 3 की गुणा 5 से करूंगी तब मुझे यहाँ 15 प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप 5 की भी गुणा किससे करेंगे? 5 से ही करेंगे, और जो उत्तर आएगा वो आपका रिक्त स्थान की पूर्ति होगी। इसी प्रकार आपको ये सवाल भी करना है, इसमें आपको अंश पता लगाना है। तो आप देखेंगे कि हर की गुणा किस संख्या से हुई है, और उसी हर की जिस संख्या से गुणा हुई है अंश की गुणा भी आप उसी संख्या से करेंगे। तो बच्चों, अब आप अपने गृह कार्य में अपनी किताब के पृष्ठ संख्या 13 पर जो आपका अभ्यास है आप 1A उसे करके लाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।